हाय एवरीवन, वेलकम टू मेक वर्ड इजी। केमिकल काइनेटिक्स हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और जो थोड़ा बहुत पोर्शन बचा वो साथ साथ चलता रहेगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में मैं यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करूँगी, फिर हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। बेसिक का जो थोड़ा सा पोर्शन है उसे मैं शॉर्ट में बताती चलूँगी। जैसे कि आपको ये तो पता ही है सॉलिड क्या होता है। तो यहाँ पर दो सॉलिड के टाइप है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। ये मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी जो भी बेसिक वाला पार्ट है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मतलब जैसे अगर हमारे पास एक कैटायन है, जैसे मान लेते हैं कि Na पॉजिटिव है, एक Cl नेगेटिव है, फिर Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो एक सीरीज से चलता है। मतलब Na के बाद Cl आएगा, फिर Cl के बाद Na आएगा। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल फॉर शॉर्ट रेंज, थोड़ी दूर के लिए तो रेगुलर अरेंजमेंट होगा, लेकिन उसके बाद इरेगुलर हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो इरेगुलर अरेंजमेंट। इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर का मतलब यही कि जैसे Na चल रहा, Na प्लस है, उसके बाद Cl नेगेटिव आ गया, फिर दोबारा Na प्लस आ गया, यहाँ तक तो सही चला, फिर उसके बाद Cl नेगेटिव आया, फिर उसके बाद आ गया Na पॉजिटिव, और फिर दोबारा से Na पॉजिटिव, फिर ऐसे ही चल रहा, और यहाँ पर आ गया Cl नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव। तो मतलब थोड़े टाइम के लिए तो ये चला इतना अगर हम देखें तो ये रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इरेगुलर अरेंजमेंट हो गया। तो ये अमॉर्फस सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होता है। दूसरा पॉइंट है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड ये होता है हमारे पास ट्रू सॉलिड, और एमॉर्फस सॉलिड होते हैं स्टीरियो सॉलिड, बोलते हैं सुपर कूल लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट का शार्प होता है। शार्प का मतलब अगर 100 डिग्री होगा किसी का तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाएगा। ऐसे अगर मेल्टिंग पॉइंट इनका देखो तो इनका एक रेंज में होता है। रेंज में मतलब किसी का फिक्स नहीं होता कि 100 डिग्री पर हो जाएगा। ऐसा होता है कि 100 से 120 तक, या मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 से 120 तक मेल्ट हो जाएगा। उतना एक रेंज होती है कि 100 से 120, 100 से 150, उस रेंज में मेल्ट होएगा। तो इसे बोलता है मेल्टिंग पॉइंट रेंज ऑफ टेम्परेचर। और इसमें मेल्टिंग पॉइंट शार्प का मतलब कि एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग अलग पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये है आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक का मतलब है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर भी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम मिलेगी, मतलब सेम पार्टिकल्स वहाँ पर मिलेंगे। तो इसे बोलेंगे हम सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन। और लास्ट इसका एग्जांपल है, जैसे ये NaCl वाला, ये NaCl वाला मैंने सिर्फ यहाँ पर इसे इरेगुलर अरेंजमेंट को समझाने के लिए बताया था कि पार्टिकल्स होते कैसे कैसे। तो मेन इसका जो NaCl एग्जांपल है वो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। NaCl हो जाएगा क्वार्ट्ज, KCl, ZnS, ये इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल हो जाएगा। एमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल रबर ग्लास। इसे देख के समझिएगा होगा कि एमॉर्फस होता क्या है। अभी हमारे पास पार्ट थे सॉलिड स्टेट के टाइप थे, ये थे हमारे पास टाइप सॉलिड स्टेट के, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। अब हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप होते हैं, उन्हें भी थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं, इतना नोट कर लो। अब हमारे पास टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, 4 टाइप होते हैं इसके, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखो आयनिक सॉलिड्स में नाम से पता लग रहा है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए वो क्या हो गए, आयंस हो गए, ठीक है। मेटालिक सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए वो मेटल्स हो गए। मेटल्स या हम बोल सकते हैं पॉजिटिव आयंस, क्योंकि मेटल्स पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है उन पे। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें कर्नल्स भी बोलते हैं। या उसमें एक वर्ड आता है जो बुक्स में लिखा रहता है ज़्यादातर, इमर्ज इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है उसमें पॉजिटिव चार्ज पड़ा रहता है, तो उसे बोलते हैं इमर्ज इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और एक कर्नल्स का मतलब पॉजिटिव आयन। कोवेलेंट सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉन मेटल। कोवेलेंट सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए, या फिर सेम टाइप के कोई भी एटम हो गए। इसी टाइप से इसका दूसरा पॉइंट है फोर्स की बात करते हैं, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कैसा लगता है, स्ट्रॉन्ग की वीक कैसा फोर्स लग रहा है। तो आयनिक सॉलिड है, आयनिक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आयनिक सॉलिड में पार्टिकल मतलब कैटायन एंड एनायन। तो यहाँ पर फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो हमने कूलॉम लॉ पढ़ा था, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो वही यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब देखो ये मेटालिक सॉलिड है तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इतना ईजी है। ऐसी कोवेलेंट सॉलिड है तो कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, अब हमने ये बात पढ़ रखी है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवॉल फोर्स लगता है, तो यहाँ पर वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और वंडरवॉल फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता,
वीक फोर्स होता है। तो अगर ये वीक है तो यहाँ पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा, क्योंकि अगर वीक फोर्स है तो उसे ब्रेक करने के लिए हमें कम हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा अगर फोर्स कम होगा। तो यहाँ पर वंडरफुल फोर्सेस, ये मैंने यहाँ पर लिखा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो। इसमें देखो कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई, अगर वीक फोर्स होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। अब देखो इसमें भी हमारे पास मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ठीक ठाक होता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा हाई। तो इसमें मैंने लिखा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट हाई। और इसमें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो इसीलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होगा। अब हमें ये भी पता है कि इसमें आयंस होते हैं, आयंस हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट सॉलिड स्टेट में नहीं होगी, या तो एक्वस स्टेट में होगी या फिर मोल्टन स्टेट में होगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट। इससे एग्जाम्पल हो जाएगी NaCl KCl, क्योंकि देखो इनमें सब में आयंस बनते हैं, हमें पता है NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से बनेगा, KCl K पॉजिटिव Cl नेगेटिव से बनेगा, ZnS Zn2 पॉजिटिव S2 माइनस से बनेगा। तो ये हमारे पास आयंस वाला है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे ये सारे। मेटालिक सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इन दिस सॉलिड, देयरफॉर देयर कंडक्टिविटी इज हाई। मेटालिक सॉलिड्स में भी इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे तो वो मूव कर सकेंगे, जिससे कंडक्टिविटी हाई हो जाती है, तो इसकी भी कंडक्टिविटी हाई रहेगी। एग्जाम्पल यहाँ पर मेटल्स आएंगे, क्योंकि मैंने पहले बोला यहाँ पर पार्टिकल्स आर मेटल्स, तो मेटल जैसे Fe Zn Cu Al कुछ भी ऐसा मेटल्स हो सकते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स हमारे पास लो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो ये हमारे पास होते हैं लो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे एग्जांपल आ जाएगी डायमंड, ग्राफाइट, सिलिकॉन, कुछ ऐसा करके ऐसा कोई कंपाउंड बना होगा, तो ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। मॉलिकुलर सॉलिड इट इज़ ऑल्सो लो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी लो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे जो भी मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे H2, CO2, S8 या P4, उस टाइप के एग्जांपल हो जाएंगे मॉलिकुलर सॉलिड्स के। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया, इसे नोट कर लो। ये क्लास थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है क्योंकि इसमें हम सारा बेसिक लेवल का पढ़ रहे हैं। अब देखो इसमें है हमारे पास लैटिस, लैटिस का मतलब वो कहता है, देखो जैसे ये पॉइंट है, इस टाइप से पॉइंट लगाओ, ये बन गया। अब जो हमारे पास ये एक पॉइंट है, ये तो हमारे पास कहलाता है लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट। अब जैसे ये एक क्यूब है, एक क्यूब बार बार रिपीट होगा तब हमारे पास क्रिस्टल लैटिस बनेगा, मतलब लैटिस बनेगा। तो जो ये एक क्यूब है, मतलब ये जो हम बना रहे हैं एक क्यूब, वो हमारे पास हो जाएगा यूनिट सेल। मतलब अगर इस यूनिट को हम बार बार रिपीट करते जाए तो पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। मतलब इतनी सी बात है इसमें। तो मैंने यहाँ पर लिखा है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज नॉन एज लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। और उसी पोर्शन द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशन यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटेशन, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, अगर उसे रिपीट करते जाए तो जो बड़ा वहाँ से बनता है क्रिस्टल, उसे बोलते हैं हम क्रिस्टल लैटिस, या शॉर्ट में बोलते हैं लैटिस। तो ये हो गया। अब हमारे पास है टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल पहले हम एटम के अरेंजमेंट के बेस पे पढ़ेंगे। तो एटम के अरेंजमेंट के बेस पे एक तो होता है हमारे पास सिंपल यूनिट सेल, जैसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, और दूसरा होता है सेंटर यूनिट सेल। अब सेंटर यूनिट सेल के 3 टाइप आ जाते हैं, BCC, FCC और एंड सेंटर यूनिट सेल। तो वो देखो उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे कैसे होता है, मैं ये मिटा रही हूँ। जैसे हमारे पास है सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर पार्टिकल सिर्फ क्यूब के कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होता है तो वो होता है हमारे पास सिंपल यूनिट सेल। मतलब कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे ही क्यूब है तो पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ क्यूब के यहाँ जो भी हमारे पास इसके कॉर्नर्स है उन पर प्रेजेंट होगा इस टाइप से। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, और हम यहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं जो पार्टिकल है वो स्फीयर है, तो स्फीयर कंसीडर करके चलेंगे हम यहाँ पर पार्टिकल्स को। तो अगर सिर्फ पार्टिकल्स कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो ये हमारे पास सिंपल यूनिट सेल का केस होगा। अब अगर हम देखेंगे कि इस क्यूब के अंदर कितना हिस्सा आ रहा है इस पर, ये तो पूरा ऐसे स्फीयर है, फिर अगर ये यहाँ रखा है तो ये अगर मैं बड़ा करके बनाऊँ तो ये इतना आ गया यहाँ,
और फिर ये एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है और उसका आधा भाग ऐसा आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो कॉर्नर्स पे जो रखा होता है पार्टिकल्स, उसका सिर्फ 1/8 पार्ट ही क्यूब के अंदर आता है। 1/8 पार्ट क्यूब के अंदर आएगा जो हमारे पास कॉर्नर पे था। तो अगर मैं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालूँ तो कितना निकल जाएगा हमारे पास? टोटल यहाँ पर कितने एटम्स हैं? 8 एटम है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। और यहाँ पर सिर्फ एक का 1/8 ही क्यूब के अंदर आ रहा है, तो इंटू हो जाएगा 1/8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो Z की वैल्यू यहाँ पर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन केस ऑफ सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल कितनी है? 1। तो ये याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अब हमारे पास है दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर यूनिट सेल के 3 टाइप होते हैं। बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर यूनिट सेल, और दूसरा होता है हमारे पास फेस सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा होता है हमारे पास एंड सेंटर यूनिट सेल, एंड सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल को BCC बोलते हैं, फेस सेंटर यूनिट सेल को FCC बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास FCC। अब इसमें हमें पढ़ना है बॉडी सेंटर यूनिट सेल का मतलब अगर पार्टिकल कॉर्नर पर भी प्रेजेंट हो और एक बॉडी पर भी प्रेजेंट हो तो उस टाइप के यूनिट सेल को हम बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं। इसमें Z की वैल्यू कैसे आएगी? देखो पार्टिकल में इसमें बता रही हूँ, अगर ऐसा तो होगा ही होगा, इसमें क्या होगा, एक बॉडी पर भी प्रेजेंट होगा पार्टिकल। तो जो बॉडी वाला पार्टिकल मतलब क्यूब के बीच में अगर वो पड़ा है तो उसका तो वो तो पूरा का पूरा क्यूब के अंदर ही है, तो उसका तो हिस्से हो गए नहीं, वो पूरा क्यूब के अंदर है। तो कितना हो जाएगा? तो अगर मैं इस बॉडी सेंटर यूनिट सेल के लिए Z की वैल्यू निकालूँ तो Z इक्वल 8 कॉर्नर पर है और कॉर्नर वाले का 1/8 ही क्यूब के अंदर आता है, 1/8 और प्लस एक बॉडी पर है, तो बॉडी का कितना हो जाएगा? 1, वो पूरा का पूरा क्यूब के अंदर है। तो ये 8 से ही करा, ये आ गया Z2। तो Z की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई इन केस ऑफ बॉडी सेंटर यूनिट सेल, याद रखना है ऐसे भी। अब देखो फेस सेंटर यूनिट सेल का मतलब है जब पार्टिकल कॉर्नर पर तो प्रेजेंट हो और साथ में सारे फेसेस पर प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर 6 फेस है, एक ये वाला, एक ऊपर, फिर इधर से 3, फिर ये 4 और एक सामने वाला, एक पीछे वाला 6, तो टोटल 6 फेसेस है। तो हम इसका ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? मैं इसमें करके दिखा रही हूँ। ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास? फेस पर प्रेजेंट है, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक आगे वाले पर और एक पीछे वाले पर। तो अभी ये 3 डायमेंशन तो है नहीं, तो फिलहाल इसे ऐसे ही देख लो। अब देखो जो फेस पर होगा ना, फेस ऐसे यहाँ पर पार्टिकल पर तो आधा अंदर आएगा क्यूब के, आधा बाहर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ। तो मतलब अगर हम फेस वाले की बात करें तो उसका सिर्फ हाफ पार्ट ही क्यूब के अंदर आता है, हाफ बाहर आता है। तो अगर मैं इस केस में Z की वैल्यू निकालूँ तो Z इक्वल हो जाएगा, कॉर्नर वाला तो सेम रहेगा 8 × 1/8 और प्लस हो जाएगा टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है और उसका कितना अंदर आ रहा है? 1/2 ही अंदर आ रहा है, तो इंटू हो जाएगा 1/2 और यहाँ से 2 3 6 और 8 से 8 ये गया, तो Z इक्वल हो जाएगा 1 + 3, मतलब Z की वैल्यू होगी 4। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना? या 4 आ गया इन केस ऑफ FCC। अब हमारे पास एंड सेंटर यूनिट सेल। एंड सेंटर यूनिट सेल का मतलब है कि पार्टिकल कॉर्नर पर तो प्रेजेंट हो गए, 2 एंड पर भी प्रेजेंट हो गए। मतलब जैसे अगर मैं इसे इसमें ही ड्रॉ करके दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप से होगा ये। अगर यहाँ पार्टिकल प्रेजेंट तो इस वाले एंड पर पार्टिकल प्रेजेंट होगा, या फिर यहाँ है तो इसके अपोजिट पर होगा, या फिर सामने वाले पर तो उसके पीछे वाले पर होगा। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ ये। अब देखो एंड सेंटर मतलब यहाँ जो प्रेजेंट है एक तरह से वो इन 2 अपोजिट फेसेस पर प्रेजेंट है। अगर अपोजिट फेसेस पर प्रेजेंट है तो उसका भी 1/2 ही अंदर आएगा। तो एंड सेंटर यूनिट सेल में Z की वैल्यू कितनी होगी? कॉर्नर के लिए तो सेम रूल चलेगा, 8 × 1/8 और प्लस यहाँ पर टोटल पार्टिकल कितने हैं? 2 है, तो 2 इंटू और फेस ही तो है, ये भी फेस है, तो फेस का कितना आएगा? 1/2 आएगा, तो इंटू हो जाएगा 1/2 और 2 से 2 गया, 8 से 8 गया, 1 + 2, अरे तो ये हो जाएगा 1 + 1 इक्वल हो जाएगा 2। तो Z की वैल्यू 2 आ गई इन केस ऑफ एंड सेंटर यूनिट सेल। तो आप लिख सकते हो सिंपल वाले में Z की वैल्यू आई थी 1, बॉडी सेंटर में Z की वैल्यू आई थी 2, Z इक्वल 2, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। और यहाँ पर FCC में Z की वैल्यू आई थी हमारे पास 4 और एंड सेंटर में हमारे पास Z की वैल्यू आ गई 2। इतना नोट कर लो। एक और स्पेशल टाइप का यूनिट सेल होता है हेक्सागोनल यूनिट सेल, तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई।